नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम ROARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 वाली श्रृंखला में के अंतर्गत आज हम धेज IAS संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है के द्वारा ROARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए कराई जा रही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप धेज IAS कोचिंग संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट नंबर 2 जिसमें सामान्य दिन का फुल टेस्ट और फरवरी 2023 माह का करंट अफेयर शामिल है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है, भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिलाधीश के पदों का सृजन, उपरोक्त उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल के से संबंधित है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत की शासन, न्याय एवं राजस्व व्यवस्था में कई सुधार किए जो कि ये सभी शामिल, जिनमें से ये सभी शामिल थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। ओके फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? और इसमें से फर्स्ट है मैडम भीकाजी कामा, सेकेंड M बरकतुल्ला, थर्ड है VVS अय्यर, फोर्थ है M.N. राय। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी कि मैडम भीकाजी कामा, M बरकतुल्ला, VVS अय्यर तथा M.N. राय ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि के दौरान भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस, ऑप्शन डी सी हावड़ा षड्यंत्र केस, और ऑप्शन डी दिल्ली षड्यंत्र केस। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लाहौर षड्यंत्र केस। ओके फ्रेंड्स, यानी केंद्रीय असेंबली बमकांड और एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभिव्यक्तियों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसके तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया था? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी नाइटहुड, ऑप्शन सी कैसर-ए-हिंद, ऑप्शन डी लॉर्ड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नाइटहुड। ओके फ्रेंड्स, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की पदवी का परित्याग कर दिया गया था। और अगर देखा जाए तो शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था अपना। ओके फ्रेंड्स, हम बाकी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल से मानी गई है। और यानी कि ऋग्वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। और वर्ण शब्द का उल्लेख इसी वेद में मिलता है, ऋग्वेद में ही मिलता है। ओके फ्रेंड्स, और बाकी की जो
सभी रचनाएं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना वैदिक काल में हुई थे। ओके फ्रेंड, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए सूत्र पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सूत्र पिटक। ओके, यानी कि बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। इनके नाम है सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इनमें से सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ओके फ्रेंड, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तीर्थ है और एक तरफ प्रमुख है उनके, अकाराध्यक्ष जिसको खानों का अध्यक्ष कहते थे, शून्याध्यक्ष भूजल खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सही है। अर्थात अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था और बूचड़ खाने के अध्यक्ष को शून्याध्यक्ष कहते थे और राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी कालक्रम के अनुसार एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है, यानी कि सबसे लास्ट में घटित हुई थे? ऑप्शन ए सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो फ्रेंड्स, ये लगा था 1829 में, 29 में, और रॉयट एक्ट आया था 1854 में, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, और सॉरी वर्नाकुलर जो एक्ट है ये आया था 1878 में, ना कि वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच है जो ये आया था 1854 में। सॉरी मैं गलत बता गया कि जो है सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था ये था 1829 में। और रॉलेट एक्ट जो अधिनियम आया था ये था रॉलेट अधिनियम आया था 1919 में, और वुड डिस्पैच आया था 1854 में, ये आया था 1854 में, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इस हिसाब से देखें कि कालक्रम के सबसे अंतिम स्थान पर जो सबसे लास्ट में घटित हुई थी वह था रॉलेट अधिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हमारा सुप्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बाबर, अर्थात ये बाबर के समकालीन नहीं थे, और जबकि अकबर और जहांगीर के समकालीन थे ये। ओके फ्रेंड्स, और इनका जो काल है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डेविड हेयर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी राधाकांत देव। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी जोनाथन डंकन, यानी कि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1991 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा की गई। राजा राम मोहन राय तथा डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना था। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि कन्नौज राजधानी थी, इनकी ये थी? ऑप्शन ए देवगिरी के शासकों की, ऑप्शन बी परमार शासकों की, ऑप्शन सी मैत्रक शासकों की, ऑप्शन डी मौखरी शासकों की। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मौखरी शासकों की राजधानी थे। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अब इस सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। जैसे कि देखा जाए तो कुमार पालचरित, इसकी रचना जयचंद्र सूर्य ने की थी, और कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने की थी,
और ललित विग्रह राज की रचना, इसकी रचनाकार है सोमदेव, और पृथ्वीराज के रचनाकार है चंद्रबरदाई। तो आगे हम अपने कूट मैच करवा लेते हैं। जैसे कि 1 का 2 ए और बी में है, तो यानी कि हमारा सी और डी नहीं हो सकता, और बी का 1 दोनों में है, और सी का 4 सी में है, यानी ए वाले ऑप्शन में, यानी कि सी का 4 डी का 3, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मंदिर यानी एलोरा वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह द्रविड़ शैली से निर्मित है, सेकंड है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऊँट है, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी के 1 और 2 दोनों ही सही है। ओके फ्रेंड्स, और अर्थात ये कैलाशनाथ जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ओके फ्रेंड, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके फ्रेंड्स, तो इसमें मध्यकालीन संत है और कार्यक्षेत्र है। शंकरदेव ऑप्शन ए में है, शंकरदेव असम के साथ में दिया गया है, और मलूक दास को राजस्थान से दिया गया है, नरसिंह मेहता को गुजरात से दिया गया है, और नामदेव को महाराष्ट्र से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इसका देखा तो शंकरदेव का असम के साथ ये सही है, और नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये भी सही है, और नामदेव महाराष्ट्र ये भी सही है। जबकि मलूक दास जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं, बल्कि इनका क्षेत्र था पूर्वी यूपी, यानी ईस्टर्न यूपी था इनका कार्य क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सभी सही, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यह प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी शासक था। अमीर खुसरो ने उसे एक भाग्यशाली शासक, एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, यानी 16 नंबर है। मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से था। ऑप्शन बी, यह भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती थी। ऑप्शन सी, ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त कथन सभी कथन सत्य है। ओके फ्रेंड्स, तो दान में दी जाने वाली इस समस्त भूमि का निरीक्षण एक सद्र नामक अधिकारी करता था। ओके फ्रेंड्स, बाकी की ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। ऑप्शन बी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ऑप्शन सी, मेयो कॉलेज दिल्ली। ऑप्शन डी, दिल्ली कॉलेज दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी की तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पत्राचार, समाचार पत्र, और दूसरी तरफ है भाषा। तो इसमें दिया है भारत मित्र हिंदी, प्रजा मित्र गुजराती, राष्ट्रमत मराठी, और नायक अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा तो हम देखें कि भारत मित्र अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ये सही है। प्रजा मित्र गुजराती भाषा का समाचार पत्र था, और राष्ट्रमत मराठी भाषा का पत्र था। जबकि नायक है जो अंग्रेजी भाषा का नहीं, यह बल्कि बंगाली भाषा का था।
ओके फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। आगे है हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था, यानी कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1829 में, ऑप्शन बी वर्ष 1826 में, ऑप्शन सी वर्ष 1830 में, ऑप्शन डी वर्ष 1831 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1826 ईस्वी में पारित हुआ था। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई यानी यूरोपीय की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इन्होंने विरोध किया था। अगर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं का उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ओके, इसमें पहले है विद समाज, दूसरा है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी, फोर्थ है प्रार्थना समाज और फिफ्थ है तत्वबोधनी सभा। तो अगर हम देखा जाए तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी और मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1863 में, तो ये हो गई 1863 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में। ओके, और प्रार्थना समाज की जो स्थापना है उसकी स्थापना 1867 में हुई थी और तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, 1839 में। तो अगर अब हम इसको पहले से बाद क्रम में लगाएं तो सबसे पहले हुई थी हमारी 1784 यानी एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। तो अगर हम इसके आंसर से देखें तो सबसे पहले सेकंड वाला आएगा, सबसे पहले थर्ड वाला आएगा। तो जहाँ पर थर्ड नहीं है वो कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं। अब इनमें से कोई होगा। और फिर इसके बाद में आएगा फोर्थ नंबर का तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी 1839 में, इसलिए 3 के बाद 5 आएगा। ये 3 के बाद 5 आएगा, तो इस 3 के बाद 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 के बाद 5 आएगा। 5 के बाद में फिर सेकेंड नंबर आएगा मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ओके, और उसके बाद में आएगा फोर्थ नंबर पर आएगा पहला वाला वेद समाज, जिसकी स्थापना 1864 में के श्री धरालू नायडू ने की थी। और सबसे लास्ट में आएगा फोर्थ वाला प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री है, दूसरी तरफ शासक हैं। तो ऑप्शन ए अल मसूदी महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था, यह सही है। ऑप्शन बी रॉल्फ फिच, ये अकबर के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। और फ्रांसिस्को पेलसाट, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, यह भी सही है। बल्कि ये डोमिंगो पायस, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत में नहीं आया था, बल्कि यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में आया था, विजयनगर साम्राज्य में। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि इसने रॉन्ग पूछा है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए शारदा नदी यानी काली नदी, ऑप्शन बी नुब्रा नदी, ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी, ऑप्शन डी मानस नदी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए शारदा नदी या काली नदी, यानी कि मिलाम हिमनद से काली नदी या शारदा नदी का उद्गम है। और अगर हम देखा जाए तो नुब्रा नदी का उद्गम है जो सियाचिन ग्लेशियर से होता है और मंदाकिनी नदी का उद्गम सुमेरु ग्लेशियर से माना जाता है, यानी होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन को पहचान करें। ऑप्शन ए दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन बी मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ऑप्शन सी मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। अर्थात ये तीनों की तीनों सही है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए नागरकोइल, ऑप्शन बी कन्नूर, ऑप्शन सी जंजीरा, ऑप्शन डी सिंधुदुर्ग। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो जंजीरा है महाराष्ट्र में और सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है और कन्नूर केरला में है, ये केरल में है, सॉरी बन नहीं रहा ठीक से लिखते हुए, लेकिन जो नागरकोइल है ये तमिलनाडु में है। तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु वाला होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्णा संधि 1817 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थे? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय मराठा युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम थी कौन सी? पूर्णा संधि 1817। और इसके समय पर लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ये संधि हुई थी और यह संधि इस युद्ध में पेशवा बाजीराव सेकंड पराजित हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, अभिकथन है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। कारण है, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। उनको कूट बताना है कि कूट में क्या सही है। तो कूट है इनके कि ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर ए है। तो आर ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ जनजाति है और इनकी एक दूसरी तरफ अवस्थिति है। खस जनजाति के सामने है ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमरिया झारखंड, लिम्बोस तमिलनाडु, अंगामी असम। तो फ्रेंड्स इसका जो अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा तमरिया, जो कि झारखंड से है, यह सही है। बाकी के सभी गलत है क्योंकि जो खस जनजाति है यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। और लिम्बूस जनजाति है यह तमिलनाडु की नहीं बल्कि यह सिक्किम की जनजाति है। और अंगामी जो जनजाति है यह नागालैंड की है, न कि असम के। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की यानी कि रबी में उगाई जाती हैं, रबी वाले सीजन में? ऑप्शन ए जौ, चना, मटर, सरसों, ऑप्शन बी चावल, चना, सरसों, ज्वार, ऑप्शन सी बाजरा, गेहूं, आलू, मक्का, ऑप्शन डी तरबूजा, मटर, आलू, मक्का। तो फ्रेंड्स अगर हम देखा जाए तो इसमें से जो रबी की फसल है वह है ऑप्शन नंबर ए जौ, चना, मटर और सरसों, जबकि चावल नहीं है रबी की नहीं फसल, और इसमें यहाँ पर बाजरा नहीं है रबी की फसल, और यहाँ पर तरबूजा भी रबी की फसल नहीं है। ओके, और अगर हम इन फसलों की बात करें तो इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा कटाई मार्च और अप्रैल में हो जाती है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए मणिकर्ण, ऑप्शन बी कोडाई कोनाल, ऑप्शन सी तप्ता पानी, ऑप्शन डी वज्रेश्वरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कोडाई कोनाल, गर्म झरना नहीं बल्कि एक कृत्रिम झील है और यह तमिलनाडु में स्थित है और यह मानव निर्मित झील है ताजे पानी के। ओके फ्रेंड्स, जबकि देखा जाए तो मणिकर्ण ये हिमाचल प्रदेश में है, तप्ता पानी यह उड़ीसा में है और वज्रेश्वरी यह है महाराष्ट्र में गर्म पानी के
गर्म झरने हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। झारखंड के पूर्वी सिंध जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए यूरेनियम उत्खनन के लिए, ऑप्शन बी कोयला उत्खनन के लिए, ऑप्शन सी हीरा उत्खनन के लिए, ऑप्शन डी सोना उत्खनन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये यूरेनियम उत्खनन के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। ओके, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 है। सौर कलंक चक्र यानी सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए कनारी की धारा, ऑप्शन बी फॉकलैंड धारा, ऑप्शन सी हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन डी लैब्राडोर धारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट धारा संबंधित है। ओके, हम्बोल्ट या पेरू धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड्स, और मानसून को प्रभावित करने वाली अल्निनो लालिनो परिघटना का संबंध इसी धारा से अर्थात हम्बोल्ट धारा से या पेरू धारा से ही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन ए बोलीविया, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बोलीविया, यानी मकर रेखा बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है अगर हम उसकी बात करें तो यह ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से होकर के गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन में। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। असत्य कथन को चुनना है, तो इसमें ऑप्शन ए केवल एक असत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 असत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों असत्य हैं, ऑप्शन डी ना तो 1 असत्य है और ना ही 2 असत्य है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों असत्य हैं, क्योंकि भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र नहीं बल्कि भूकंप मूल कहा जाता है, और भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अपने क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, ज्वालामुखी विस्फोटक से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प की, ऑप्शन नंबर बी हीलियम की, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन डी नाइट्रोजन की। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैसें उसमें प्रमुख रूप से और भी पाई जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। युग्म है, युग्म फर्स्ट है एटलस पर्वत, उत्तर दक्षिण अमेरिका, ओंकावागो द्रोणी दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका। उपरोक्त युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में है, ओकांको द्रोणी यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, और एबिसिनिया का पठार ये पूर्वी अफ्रीका में है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अगोलहास बेसिन स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर में स्थित है, यानी कौन? अगोलहास बेसिन हिंद महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी सीरिया।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन इससे सीमा नहीं बनाता भूमध्य सागर से। जबकि भूमध्य सागर से जो सीमा बनाते हैं उनमें है दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है ये। और इसकी सीमा लगभग 21 देशों से मिलती है। इनमें है सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख हैं। नील नदी भूमध्य सागर में ही गिरती है। जॉर्डन भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना क्रेडल ऑफ माउंटेन किसने कहा? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी हैरी हेस, ऑप्शन सी पेंक, ऑप्शन डी कोबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी कोबर ने कहा था। जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर के अनुसार भूसन्नतियां पर्वतों का पालना रही हैं। वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों यानी वलित के लिए इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इनके अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण 33 भूसन्नति से हुआ है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किससे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मवेशी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मानव को। ओके, यानी कि जैव आवर्धन प्रक्रिया के द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है। क्योंकि मानव एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सर्वाधिक होती है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का द्वीप प्रमुख द्वीप नहीं है? ऑप्शन ए टोंगा, ऑप्शन बी कुक, ऑप्शन सी गिलबर्ट, ऑप्शन डी समोआ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिलबर्ट, यानी गिलबर्ट पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है? अगर हम इसकी बात करें तो गिलबर्ट माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। और अगर पोलिनेशिया में प्रमुख देशों की बात करें तो इसमें टोंगा, समोआ, हवाई, तवालू और कुक आदि सम्मिलित है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 पे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पशुओं पौधों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण है 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अर्थात 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पशुओं पौधों का सर्वोत्तम विकास होता है, क्योंकि 40 से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और एक तरफ स्थानीय पावने हैं, दूसरी तरफ प्रभाव क्षेत्र है। इसमें दिया है काराबुरान तारिम बेसन मध्य एशिया, ब्लिजर्ड कनाडा, ब्लैक रोवर दक्षिणी अमेरिका, सामोन ईरान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है जो कि सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक रोवर। ये दक्षिण अमेरिका में प्रभाव इसका क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि इसका प्रभाव होता है उत्तरी अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, और यह ब्लैक रोवर जो है यह गर्म और शुष्क धूल भरी पवन है, और जबकि काराबुरान तारिम बेसन से संबंधित है और ब्लिजर्ड कनाडा से संबंधित है और सामन ईरान से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? इनमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर। यानी कि चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं वे, यानी कि ये 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। जबकि मोरारजी देसाई 1966 में इंदिरा गांधी के समय में उप प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह 1977 में मोरारजी देसाई के काल में उप प्रधानमंत्री थे, जबकि चौधरी देवीलाल ये चंद्रशेखर के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी कल्याणकारी, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, परंतु यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह वर्णित है, यानी कहाँ वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 58 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कारण है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कोट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, और ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, यानी आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग भी होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है अर्थात गलत है? ऑप्शन ए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह सही है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। ऑप्शन डी मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि वह अधिकतम 1 साल तक नहीं कार्य कर सकता बल्कि वह अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 है। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं और सूची 2 में प्रावधान है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ओके, 59वां संविधान संशोधन अधिनियम यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाए जाने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम यह नागरिकों की मतदान की आयु 18 वर्ष करने से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह भाग 9 से संबंधित है। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा इसमें 1 का 1, यानी कि सारे के सारे मैच्ड है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, 4, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है।
किंतु इस आशा से उन्हें सूचना उन्हें देनी होगी, यानी कब देनी होगी? ऑप्शन ए 14 दिन पूर्व देनी होगी, ऑप्शन बी 30 दिन पूर्व देनी होगी, ऑप्शन सी 60 दिन पूर्व देनी होगी, ऑप्शन डी 7 दिन पूर्व देनी होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए 14 दिन पूर्व देनी होगी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1952, ऑप्शन बी वर्ष 1954, ऑप्शन सी वर्ष 1955, ऑप्शन डी वर्ष 1956। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है। अनुच्छेद 53 है हमारा, ना कि 52 होगा, 53 कहूँगा, हाँ 52। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1992। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 1992 है, क्योंकि संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 110 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं, यह बताना है। तो इसका जो कूट दिया हुआ है कि कूट है इसमें, ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 110 राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। ओके, और अगर हम देखें, सॉरी अनुच्छेद 110 नहीं है, ये अनुच्छेद 312 है। ओके, क्योंकि 1 और 3 सही होगा। यानी कि हम देखें तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची में वर्णित विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने तथा 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का विशेषाधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 54 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए वन, झील, नदी तथा अन्य वन जीवों की रक्षा करना, ऑप्शन बी देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ऑप्शन सी राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, ऑप्शन डी मतदान करना। तो फ्रेंड्स हमारा जो मूल कर्तव्य नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य पहले हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इनको अब बाद में जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, बाकी ये तीनों मूल कर्तव्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 223, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद
55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 162। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 106। और अगर हम अनुच्छेद 106 की बात करें तो यह संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है और इसे संसद के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। और अनुच्छेद 162 यह राज्य की कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए श्रीधर आयोग है, जून 1948 में है। जीवीपी समिति दिसंबर 1949, फजल अली आयोग दिसंबर 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जेवीपी समिति जो दिसंबर 1949 में नहीं बनी थी, यह बनी थी दिसंबर 1948 में। 1948 में बने थे। बाकी की सभी सही है, अर्थात श्रीधर आयोग ये जून 1948 में बना और फजल अली आयोग ये दिसंबर 1953 में बना और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये अगस्त 1956 में ही बना था। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों को सूचना एकत्र करना, मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। ऑप्शन बी इसका तात्पर्य है कि बजट प्रस्तावों में कटौती करना। ऑप्शन सी है इसका तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थगन प्रस्ताव का तात्पर्य है कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, यानी CACP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। सेकंड है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, खरीद मूल्य PP तथा आवंटन मूल्य IP का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। तीसरा कथन है केंद्र सरकार को इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो फ्रेंड्स इसके आगे कूट है इसमें कि कौन कौन से सही हैं ये बताने हैं इसमें। तो ऑप्शन ए केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बी 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन सी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सत्य है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यह 2 सत्य है अर्थात यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। इसकी जो संस्तुतियां हैं केंद्र सरकार को मानने के लिए इसको बाध्य नहीं है, ये सिर्फ सलाह दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसकी बात करें तो कृषि, और अगर हम बात करें इसके बारे में कि CACP की स्थापना जो हुई थी खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश के आधार पर इसका गठन या इसकी स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा हमारा 60 नंबर का होगा शायद। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है कि विदेशी व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2002 से 2003 में, ऑप्शन बी 2003-04 में, ऑप्शन सी 2004-05 में, ऑप्शन डी 2006-07 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2004-05 में, यानी कि विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था फलों, वनस्पतियों, फूलों तथा लघु वानिकी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था।
ओके फ्रेंड्स, और इसने 1970 में पारित किया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ राज्य और एक तरफ गठन के वर्ष है। अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1960, गुजरात 1960, गोवा 1985, मिजोरम 1987। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? केवल 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 2 और 4। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वह है केवल 3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, यानी गोवा 1985 में नहीं बल्कि गोवा 30 मई 1987 को गठित किया गया था, जबकि अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ, गुजरात 1960 में हुआ और मिजोरम 1987 में हुआ। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 63 की तरफ। किसी उद्योग के फलस्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है। कैसे? ऑप्शन ए निवेशित पूंजी द्वारा, ऑप्शन बी टर्नओवर द्वारा, ऑप्शन सी विद्युत की खपत द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अर्थात किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण निवेशित पूंजी, टर्नओवर तथा विद्युत की खपत द्वारा किया जाता है। निवेशित पूंजी द्वारा उद्योग का स्वरूप निर्धारित किया जाता है, जबकि टर्नओवर तथा विद्युत की खपत उद्योग के आकार को निर्धारित करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, यानी 64 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। कारण है, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार यानी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। नीचे कूट दिए गए हैं, इनके उत्तर कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अर्थात मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है क्योंकि मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। 65 पर चलते हैं। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के, ऑप्शन ए क्रम से है, ऑप्शन बी स्थिति से है, ऑप्शन सी क्रम एवं स्थिति दोनों से है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, किसी से नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए क्रम से है, यानी मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ओके फ्रेंड्स, और अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ अनुच्छेद है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का से संबंधित है, तो यह सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, यह सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि अनुच्छेद 51, यह भी सही है। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 के तहत नहीं बल्कि इसका गठन अनुच्छेद 82 के तहत किया गया है। ओके, 82 के तहत किया गया है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी गलत होगा और जो इसमें सही नहीं है ये बताना था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 67 है, यानी 67 नंबर का क्वेश्चन है। वही स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्री पोर्ट, ऑप्शन बी डच डिजीज, ऑप्शन सी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ऑप्शन डी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यानी कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। यह विनिर्माण प्रक्रिया को अप्रतिस्पर्धात्मक बनाता है
तथा घरेलू उद्योगों को प्रतिकूल प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। कथन 2 है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी केवल 1, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। और जबकि सेकेंड गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं वाशिंगटन DC में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी अग्रणी ग्रामीण बैंक अग्रणी बैंक की योजना, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो जो अगर हम इसके देखें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, 1975 में हुई थी। और अग्रणी बैंक की योजना 1969 में आई थी, 1969 में आई थी। और अगर हम भारतीय स्टेट बैंक को देखें तो यह आई थी 1955 में बनी थी। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो अंतिम स्थान की बात कर रहा है, सबसे अंतिम स्थान पर क्या है, कौन आएगा? तो यह आएगा ऑप्शन डी नाबार्ड, क्योंकि ये 1982 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, केन्स के मौद्रिक नीति की तुलना में, यानी कीन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। कारण, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट है, इसमें कोट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि मंदी की स्थिति में उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है किस पर? ऑप्शन ए सामाजिक विकास पर, ऑप्शन बी परिवहन एवं संचार का विकास पर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास पर, ऑप्शन डी राजनीतिक विकास पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन एवं संचार के विकास पर। यानी कि मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ऑप्शन बी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन डी विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक विकास के लिए। यानी कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन बी क्रिस्टल, ऑप्शन सी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी स्वर्ण धूल। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोसेंट पाउडर। यानी कि फ्लोरोसेंट पाउडर को उपयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है।
ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 है, सूची 1 में है क्लोरोमाइटोसिन, और इसका क्लोरोमाइटोसिन का जो अगर हम देखा जाए तो यह टाइफाइड नासी से संबंधित है, और क्रिस्टल वायलेट यह प्रतिरोधी है, और कयाल खंज है जो यह खेसरी दाल है, और न्यूमोकोनियोसिस यह कोयले खनन से संबंधित है। यानी कि हमारा ए का 2, अगर हम सूची का मैच करवाएंगे तो हमारी सूची ए का 2 होगा, यानी कि हमारा ए और बी तो आंसर नहीं हो सकता है, इसको हम पहले ही कर देंगे। तो ए का 2 यानी सी और डी में कोई एक होगा, और क्रिस्टल वायलेट यानी सी, बी का 3, ए का 2 बी का 3, यानी कि यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हमारा कयाल खंज खेसारी दाल यानी सी का 4, और न्यूमोकोनियोसिस कोयला खनन से संबंधित है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्षय रोग से, ऑप्शन बी कैंसर से, ऑप्शन डी एड्स से, ऑप्शन सी एड्स से, ऑप्शन डी मानसिक आघात से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग से संबंधित है। यानी मेटॉक्स परीक्षण क्षय रोग से संबंधित है। इस परीक्षण में या इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 76 है। निम्नलिखित में से कौन से विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी जादूगोड़ा में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा में, और यह जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, यानी कि 78 नंबर का है। भोजन, काम और ऊर्जा और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना। इसी के लिए भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया था। इस योजना की वृद्धि दर जो लक्ष्य थी वह 5 थी, और जो कि प्राप्त की गई थी वृद्धि दर वह 6 थी। अर्थात कहा जाए तो लक्ष्य दर से अधिक वृद्धि दर प्राप्त किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 79 में। एंजाइम होते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी फफूंद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। निम्न में से हार्मोन बीज रहित निम्न में कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी जिबरेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एबिसिकस अम्ल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन्स है। एक जटिल जिब्रेलिन्स है इसका सही आंसर, और यह है जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण है जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, एक तरफ प्रजाति है। ऑप्शन ए आंवला कंचन, ऑप्शन बी सरसों वरुणा, ऑप्शन सी मटर सपना, ऑप्शन डी भिंडी सूर्या। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भिंडी सूर्या की प्रजाति नहीं है, यानी कि सूर्या आम, पपीता तथा आलू की प्रजाति है। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सभी आंवला की एक प्रजाति है कंचन है, सरसों की प्रजाति वरुणा है और मटर की प्रजाति एक सपना है। ओके फ्रेंड्स, और ये इसकी प्रजाति सूर्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। कथन 2 है क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो इनमें से बताना है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल दो सत्य है, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सत्य हैं। अर्थात श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है और क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी कवक मूल, ऑप्शन सी प्रवाल मूल, ऑप्शन डी शैवाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कवक मूल, यानी कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पादप या पौधे बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कथन 2 है जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तीसरा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। तो फ्रेंड्स और तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी तीन और एक और तीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ है एक तरफ और दूसरी तरफ उपयोग है, यानी बेड्रालिन प्रतिहिस्टामिन हिस्टामिन कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, टैक्साल कैंसर रोधी दवा के रूप में उपयोग होता है और नाइट्रोसेलुलोज का उपयोग संश्लेषित रबड़ के लिए होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये नाइट्रोसेलुलोज का वाला ये गलत है, क्योंकि संश्लेषित रबड़ के लिए नहीं बल्कि विस्फोटक के लिए उपयोग किया जाता है, विस्फोटक में उपयोग किया जाता है। जबकि बेड्रालिन प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है, टैक्साल कैंसर रोधी दवा के लिए उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लोबिन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी हेपेरिन, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी हेपेरिन। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? ऑप्शन ए बैगनी और नारंगी, ऑप्शन बी नीला और लाल, ऑप्शन सी इंडिगो और पीला, ऑप्शन डी पीला और बैगनी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी या नीला और लाल को, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के मध्य होती है। पादप नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, यानी 88 है। सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? ऑप्शन ए
विल्ट ऑफ पोटैटो रोग है। ऑप्शन बी बंची टॉप ऑफ बनाना है। ऑप्शन सी एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन है। ऑप्शन डी पोटैटो मोजेक रोग है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए विल्ट ऑफ पोटैटो रोग है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में है गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती। ऑप्शन बी गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ऑप्शन सी गंगा, गोमती, गंडक, घाघरा। ऑप्शन डी गोमती, गंगा, कोसी, घाघरा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही क्रम बनेगा पश्चिम से पूर्व की तरफ वह बनेगा गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन ए सरोद वादन के लिए। ऑप्शन बी तबला वादन के लिए। ऑप्शन सी सितार वादन के लिए। ऑप्शन डी बांसुरी वादन के लिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी इटावा गौरीपुर घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष स्थान पर है, जबकि विद्युतीय स्थान पर कौन सा है? ऑप्शन ए वाराणसी। ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन सी कानपुर। ऑप्शन डी प्रयागराज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी है, यानी कि जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर तो गाजियाबाद है और दूसरे स्थान पर वाराणसी का है। ओके, और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिले की बात करें अगर तो वह है ललितपुर। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है कौन सा है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी कानपुर। ऑप्शन सी बलरामपुर। ऑप्शन डी बागपत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर, यानी कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला बलरामपुर है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण क्या? पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है क्योंकि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कीट बच्छी पौधों के संबंध में सत्य है? कथन है इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं। सेकेंड है यह उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। तीसरा है ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। इसमें कूट है 1, 2 और 3 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी 1 और 3। ऑप्शन सी 1 और 2। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3, अर्थात ये तीनों के तीनों सत्य हैं। ओके फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 है। ओके कहाँ? यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। सेकेंड है पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। सत्य कथन चुनना था इसमें, तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों।
ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। अर्थात मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक है और पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व है। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान यानी नेडा का गठन किया गया। कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1980 में, ऑप्शन बी वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी वर्ष 1987 में, ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर? ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन सी गाजियाबाद में, ऑप्शन डी बागपत में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर में। यानी कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर जिले में तथा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रयागराज जिले में पाई जाती है या निवास करती है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है और सूची 2 है और नीचे कोड दिए हुए हैं। ओके, IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यह वाराणसी में है, और IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यह कानपुर में है, और IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च यह लखनऊ में है, और IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च यह बेंगलुरु में है। यानी कि सभी की सभी मैच्ड है, यानी 1 का 1, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 किसमें है तो हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वह है ऑप्शन नंबर सी में, यानी A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1920, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2017, ऑप्शन सी 24 जनवरी 2018, ऑप्शन डी 24 जनवरी 2021 को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 2018 को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, और इस जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, यानी 100 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्र का है लगभग कितना है? ऑप्शन ए 6.33%, ऑप्शन बी 7.33%, ऑप्शन सी 8.13%, ऑप्शन डी 9%। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 7.33% है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.33% के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुई थी। और असत्य कथनों का चयन करना है, यहाँ पर ये याद रखना है। और कथन है ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ना तो 1 ना तो 2, अर्थात ये दोनों ही असत्य नहीं है, अर्थात ये दोनों सत्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी, और उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना मार्च 1974 में हुए थे। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। ओके, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ मेला या उत्सव है, दूसरी तरफ स्थान है। ओके, तो यानी रामायण मेला है, यह चित्रकूट में लगता है,
और जो बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है, और सोरो मेला ये कासगंज में लगता है। तो फ्रेंड्स यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि जो हमारा बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर ए में ही बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ओके, आगे हमें जाने की आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी मल्ल, ऑप्शन डी पांचाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सूरसेन, यानी कि उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित है, जिनमें सूरसेन महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? स्थित नहीं है। ओके, ये बताना कि कौन सा स्थित नहीं है। ऑप्शन ए माटाटीला बांध, ऑप्शन बी राजघाट बांध, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई बांध, ऑप्शन डी बाणसागर बांध। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी बाणसागर बांध, यानी कि यह बेतवा नदी पर अवस्थित नहीं है बल्कि यह सोन नदी पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, और जबकि बेतवा नदी पर माटाटीला बांध, राजघाट बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1993 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1994 में, ऑप्शन सी मई 1992 में, ऑप्शन डी अप्रैल 1991 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 1994 में। ओके, यानी कि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताना है। एक तरफ मंदिर है और दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन ए में है गोविंद देव मंदिर मथुरा, ऑप्शन बी में है दशावतार मंदिर ललितपुर, ऑप्शन सी में है रेणुकेश्वर मंदिर मिर्जापुर, और ऑप्शन डी में है दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी रेणुकेश्वर मंदिर महादेव मंदिर। ये मिर्जापुर में नहीं बल्कि यह सोनभद्र में है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा, बल्कि जबकि गोविंद देव मंदिर या मथुरा में ही है, ये सही है। दशावतार मंदिर यह ललितपुर में है और दिगंबर जैन मंदिर यह कौशाम्बी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी आला, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी कार्तिक गीत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कार्तिक गीत उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है। ओके, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो कार्तिक लोकगीत नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके, जबकि कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में और रसिया ब्रजभूमि के प्रसिद्ध लोकगीत है। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन कारण है यानी आर है, इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु यानी किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन
रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और रामसर की बात करें तो ये ईरान में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ऑप्शन सी, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजनक प्रव्रजन। ऑप्शन डी, सोवियत प्रव्रजकों की बाढ़। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। ओके फ्रेंड्स, यानी कि नया जनसंख्या बम का तात्पर्य तीसरी दुनिया में बढ़ रही नगरों की जनसंख्या है। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 110 है। तो यहाँ पर बताना है, दो घड़ियाँ एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती है। पहली घड़ी 14 सेकेंड में, जबकि दूसरी घड़ी 21 सेकेंड में बजती है। ओके, तो कितने समय बाद वह फिर से एक समय बजेंगे? तो यानी कि बोलते हैं कि इतने समय में बजती है, और जबकि दूसरी घड़ी 21 सेकेंड में बजती है। तो दोनों समय कितने समय पर बजेंगी? तो इसमें 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे हम, जो कि 42 आएगा। और ये दोनों 48 समय के बाद में ये दोनों 42 समय के बाद में एक साथ बजना प्रारंभ करेंगे, अर्थात इनमें से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि GO को 32, CHE को 49, तो सम का कोड क्या होगा? इसका कोड बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड। जैसे G का मान होता है 7 और इसका अपोजिट होता है, G का अपोजिट जो है वह T होता है और उसका मान 20 होता है। यहाँ पर G का मान हमने यहाँ पर 20 लिया है, और O का मान 15 होता है और इसका अपोजिट जो होता है उसका अपोजिट L होता है और जिसका मान 12 होता है। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो 12 + 20 32 हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें भी किया गया है कि जिस तरीके से S का मान 19 होता है और S का अपोजिट होता है वह होता है H, जिसका मान 8 होता है। तो हमने इसका 8 लिया है, और H का मान जो है वह 8 होता है और जिसका अपोजिट S होता है जिसका मान 19 होता है। तो हमने 19 ले लिया है, यानी 8 + 19। और E का मान जो है 5 होता है, जबकि जो इसका अपोजिट होता है वह V होता है और उसका स्थान 22वां होता है। तो इस प्रकार हमने किया 8 + 19 + 22 तो बराबर हो गया। तो सबको जब योग करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सम का कोड निकालेंगे। तो सम का कोड निकालने के लिए S का मान 19, अर्थात इसका अपोजिट संख्या S का तो वह H होगी, तो इसका मान 8 हो जाएगा। और O का मान 15 होता है, जिसका अपोजिट होता है O का L, और L का मान होता है 12। तो इस तरीके से हम 8 + 12 यानी 20 हो जाएगा। और M का मान जो है वह होता है 13 और इसका अपोजिट N होता है जिसका मान 14 होता है। तो हम 14 लेंगे, तो 20 और 14 हमारे हो गए 34 यानी 34 हो गए। और E का मान 5 होता है जो कि V का अपोजिट होता है और V का मान 22 होता है। तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा 8 + 12 + 14 + 22 इन सबको जोड़ने से हमारा जो मान आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर ए 56 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। राजेश, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यानी कि वह पहले 10 किलोमीटर उत्तर में गया, ओके, ये उसका 10 किलोमीटर हो गया, उत्तर की तरफ जा रहा है, और फिर वह वहाँ से दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि वह वापस आ गया 6 किलोमीटर तक, यानी कि अब यह इसकी दूरी 4 किलोमीटर रह गई। ओके, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, ये पूर्व की तरफ चला गया 3 किलोमीटर। अब ये पहुँच रहा है, अब वह प्रारंभिक स्थान यानी वह इधर से और किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ये दूरी हमें निकालनी है, ये वाली की ये कितनी दूरी है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कर्ण बराबर लंब का आधार के स्क्वायर प्लस लंबे का स्क्वायर। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि और फिर अंडर रूट, यानी 4 का स्क्वायर 25 16 और 3 का स्क्वायर 9,
यानी कि 16 और 9 25, अंडर रूट में 25 आ जाएगा, तो जो बाहर निकलेगा वह मान निकलेगा 5। और अगर ये देखा जाए कि किस दिशा में है, तो यह होगा उत्तर पूर्व की दिशा में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर के उत्तर पूर्व दिशा में। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वापस से। ओके, अगला है 113 नंबर का। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, एक पुरुष ने एक महिला को परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इसकी माँ यानी कि ये पुरुष है ए, और जिसके बारे में बोल रहा है ये बी है, तो ये बोल रहा है इसकी माँ यानी बी की माँ जो मदर है वह मेरी सास यानी कि जो मेरी सासू माँ उसकी इकलौती पुत्री है, यानी उसकी पत्नी हो गई इनडायरेक्टली। तो बताना है कि पत्नी की बेटी अर्थात उस पुरुष का उस महिला से संबंध क्या होगा, वह पिता होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें जो अगर हम 1 से लेकर के 26 तक अपने ए से लेकर के जेड तक के शब्द लिखते हैं तो वो 26 होते हैं, अर्थात इसके प्रथम अर्धांश की बात करता है, यानी कि 13वें अक्षर तक जिसकी एम होता है। एम से लेकर के हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, यानी MLKJIH इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो हम ए तक पहुंच जाएंगे 13वें अक्षर तक, और बाकी क्रम वही रहेंगे। अगर हम देखा जाए कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो जो बाएं से हमारा 18वां अक्षर होगा वह होगा आर होगा, और आर के बाईं ओर जो छठा अक्षर बोल रहा है तो आर के जो बाईं ओर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि वह अक्षर जो आएगा वह बी आएगा, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या डाउट आ रहा है तो आप एक बार लिखिए और उसको बनाइए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आपको हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसको लिख करके और अच्छे से वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है। इसमें है गैप में कुछ फिल करना है, तो फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पहले काउंट करेंगे और फिर इनको 20 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं, इसको 6 के पार्ट से डिवाइड करते हैं। 6 से 5 क्या होता है, 3 3 6 हम 6 के करेंगे, एक पार्ट से यहाँ डिवाइड हो गया, एक पार्ट से यहाँ डिवाइड हो गया, और जो दूसरा डिवाइड होगा वह यहाँ से होगा। ओके, 6 पार्टों में डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे तो एक ए है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर बी 2 बार हो रहा है, सी 1 बार हो रहा है, तो यहाँ पर भी वैसे कुछ होगा, यानी कि ए 3 बार हो गया, बी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर सी आएगा, यानी कि हमारे यहाँ पर हमने सी भर दिया, और यानी हमारा सी हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी तो ऑटोमेटिक कट हो गया। ओके, अब आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या भर सकते हैं, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर 3 बार तो ए हो गया, 2 बार सी हो गया, यानी 1 बार आएगा कोई बी आएगा, यानी कि लास्ट में हमारा बी आएगा। अब हम देखेंगे कि सी और बी, जिसके स्टार्ट में सी और लास्ट में बी हो वह कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम अब देखें कि अब कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 बार ए आ गया है, 1 बार बी आया है, और सी भी 1 बार ही आया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी 2 बार आ चुका है, बी 1 बार आ गया पहले, तो फिर यहाँ पर हम लोग सी भरेंगे इस हिसाब से कि हमारा सी ए, ताकि हमारा 3 बार सी आ जाए। ओके, सी ए सॉरी, यहाँ पर हम भरेंगे ए भरेंगे, ताकि हम ए को 3 बार लाना है। ओके, क्योंकि हर जगह ए 3 बार आ रहा है, तो ए यहाँ पर भर देंगे, तो सी ए, फिर यहाँ पर सी भर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सी ए सी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, आप एक बार भर लीजिएगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, और आप इसको सॉल्व कर लें। अगला है हमारा 116 है। एक श्रृंखला दी हुई है 2 3 4 9 16 54 और 96। अगला पद बताना है कि अगला पद कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो 2 दूना 4, 2 से, और 4 चौको 16, ओके, और 16 चौको 16 छक्का 96। तो आगे इसमें तो नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा अगला पद में, क्योंकि एक ही पद पूछा है। तो इसमें देखें 3 3 9, 9 छक्का 54,
तो 54 जो होगा यानी 49 गुणे 9 जो भी होगा वही आ जाएगा, यानी 9 चौको 36, हाथ लगी 3, 9 पर 45, 3 48, यानी 886, यानी कि 886 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी 486 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 है, आर्थियोनोलॉजिस्ट ये बर्ड से जिस तरीके से संबंधित है, यानी कि बर्ड का अध्ययन को आर्थियोनोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, वह मानव विज्ञान का अध्ययन करता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। अगर हम इस 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें IJL को ये जिस प्रकार से MNP संबंधित है उसी प्रकार से बाकी सही संबंधित होंगे। अगर हम देखेंगे IJL तो I के बाद I आता है 9वें नंबर पर और M आता है हमारा 13वें नंबर पर, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हो गई। I और M के बीच में 4 बढ़ गया, और J और N, J आता है 10वें पर और N आता है 14वें पर, तो इसमें भी 4 की बढ़ोतरी हुई है। और L और P के बीच में देखें, L आता है 12वें नंबर पर और P आता है हमारा 16वें नंबर पर, तो यानी कि इसमें भी 4 की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 4 की तीनों पदों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसमें भी अगर ऐसा कोई भी फाइंड होगा जिसमें से कि 4 की बढ़ोतरी हो रही होगी, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हम डायरेक्ट देखते हैं, यानी कि Q, RT और UVX, यानी Q के बाद Q आता है 17 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर, तो 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। और R आता है 18 नंबर पर और V आता है 22 नंबर पर, इसमें भी 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। और T आता है 20 नंबर पर और X आता है 24 नंबर पर, तो इस हिसाब से इसमें भी 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 119 है। अगर समझ में आया तो जरूर बताइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। अगर हम देखें तो 18 दूनी 36 और 18 पंचे 90, तो यहाँ पर होगा 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, तो यहाँ पर भी होगा 15 पन्ना 75, तो यहाँ पर जो आएगा 15 दूनी होगा, यानी 15 दूना 30। ओके फ्रेंड्स, उससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है। इसमें त्रिभुज गिनने हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके त्रिभुज गिनिएगा। हालांकि मैं अभी इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10 होगा। इसमें 10 त्रिभुज होंगे टोटल। आप एक बार गिन लीजिएगा, लेकिन आपको तभी आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर और पेपर नंबर जरूर बता दीजिएगा। इस पेपर का ये क्वेश्चन नंबर है, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। एक बार इसको रेफर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 हमारा कि फरवरी 2023 में डस्ट लेक 2023 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की थल सेनाओं के मध्य किया गया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ईरान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान के मध्य में। ओके फ्रेंड, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड में किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए अम्फान, ऑप्शन बी निवार, ऑप्शन सी गैब्रियल, ऑप्शन डी निसर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी गैब्रियल चक्रवात के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई थी न्यूजीलैंड में। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है। फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई UTM का अनावरण किया गया। स्काई UTM है क्या है? एक ऑप्शन ए ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑप्शन बी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग नियंत्रण सिस्टम है, ऑप्शन सी चालक रहित कार नियंत्रण सिस्टम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्काई UTM है, एक ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 125 है। फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई?
तो इसका ऑप्शन ए है गुरुग्राम में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लेह में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ में, यानी भारत की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में स्थापित की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है। एमफेक्स 2023 है क्या है? एक ऑप्शन ए डाक प्रदर्शनी है, ऑप्शन बी अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी है, ऑप्शन सी युद्धाभ्यास है, ऑप्शन डी रेलवे की प्रदर्शनी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी एक युद्धाभ्यास है, यानी एमफेक्स 2023 एक युद्धाभ्यास है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 127 है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों को के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी राजकुमार राव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 128 है। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए कटरा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोरखपुर गांव हरियाणा में, ऑप्शन सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर गांव हरियाणा में, यानी कि उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट गोरखपुर गांव हरियाणा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है 129 है। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का मुख्य उद्देश्य था क्या था? ऑप्शन ए तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना, ऑप्शन बी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ में राहत सामग्री भेजना, ऑप्शन डी मुस्लिम देशों के साथ मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य था सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री भेजना। ओके फ्रेंड, अगला है क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा। फरवरी 2023 में किन संगठन द्वारा वर्ष 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल एवं डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी यूरोपीय यूनियन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय यूनियन। ओके, अगला क्वेश्चन है 131 नंबर का। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अजय बंगा, ऑप्शन बी नील मोहन, ऑप्शन सी आदित्य गर्ग, ऑप्शन डी श्रवण एस चटर्जी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी नील मोहन, यानी कि भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है। फरवरी 2023 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में द्वितीय स्थान पर है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी पेरिस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए लंदन प्रथम स्थान पर है धीमे चलने के मामले में। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 133 है। फरवरी 2023 में रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश की निवासी हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी मोरक्को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? ऑप्शन नंबर ए पेरू, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी घाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस को सौंपा है।
ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है। फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए दुबई में, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी हनोई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में संपन्न हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 136 है। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 137 है। फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, यानी कि व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 138 नंबर का। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए? ऑप्शन ए नामीबिया से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी घाना से, ऑप्शन डी नाइजीरिया से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है 139 है। फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायोत्सो झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन कथन 1 है यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ऑप्शन कथन 2 है यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल है। कूट है। ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है, ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों सत्य है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी दोनों सत्य है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 140 है। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, ऑप्शन बी रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी आदिवासी इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, ऑप्शन डी 12 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को उचित पोषण प्रदान करना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमस्ते योजना का उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे ध्येय IAS टेस्ट नंबर फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर इस प्रश्न पत्र में आपको कोई भी समस्या हो रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर हाँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा अगर आपको RO टेस्ट सीरीज के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप ध्येय IAS के मेन ब्रांच पर या किसी अन्य ब्रांच पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ध्येय IAS की मेन ब्रांच जो कि दिल्ली में स्थित है उसका आपको एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो वह हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बाकी भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।